गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो सीरीज़ हम लोगों ने चालू किया था उसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 26 से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश सुमेलित है। यहाँ पर बताना ये है कि कुछ मंदिरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं बच्चे। तो ये जो मंदिर है वो कौन से वंश के शासकों ने बनवाया था। तो ऐसे जो प्रश्न है ना वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है विलोपित करके दिया हुआ है, मतलब कुछ तो चीज़ है जो सेम टू सेम दे दिया गया होगा, तो इसी वजह से इसको विलोपित दिया गया है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका आंसर को देखेंगे कि आंसर में क्लियरली विजिबल है अपने को कि क्या क्या कौन कौन सा मंदिर है जो किसने किसने बनवाया था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर व्याख्या में देखिए आप, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, नल वंश के शासकों ने बनवाया है, ये याद रखना है आपको। सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर पांडु वंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया। ताला गांव का जो देवरानी जेठानी का मंदिर है ये सरबपुरी शासकों ने बनवाया था, और सरबपुरी शासक में प्रसन्न मात्र का नाम आपको याद रखना है। चौरा गांव का जो मड़वा महल का निर्माण है ये फड़ी नाग वंशीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। वहीं मल्हार में जो पतालेश्वर मंदिर का निर्माण है ये सोमराज नामक ब्राह्मण द्वारा करवाया गया था। यह प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि मल्हार का जो पातालेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया बच्चे। तो मल्हार के पातालेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये एक ब्राह्मण थे वहाँ के, जिनका नाम था सोमराज, इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो विकल्प सही हो गया आपका। इसी वजह से इस प्रश्न को आयोग ने क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया। लेकिन इस प्रश्न के आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार नेक्स्ट टर्न में ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ना। तो क्लियर हो गया कि आपने को राजू लोचन मंदिर किसने बनवाया है, तो नरवंशी शासकों ने बनवाया है। वहीं अगर हम सिरपुर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर की बात करें तो पांडु वंशीय, मैं आपको बता चुकी हूँ। ताला गांव का देवरानी जेठानी याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता था, सरबपुरी शासकों द्वारा ये बनवाया गया है। और वहीं चौरा गांव में जो मड़वा महल स्थापित है, ठीक है, ये फड़ी नाग वंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया है। पातालेश्वर मंदिर तो मैं बता दी, एक ब्राह्मण सोमराज नाम के थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चीजें हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या बोल रहा है। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक कौन कौन से। सोमेश्वर देव तो एक लाइन में याद रखना है आपको, कन्हड़ देव भी याद रखना है, जयसिंह देव भी याद रखना है। गोपाल देव नहीं होगा क्योंकि कलचुरी वंश से आपके संबंधित है। ठीक है, कलचुरी वंश में भी आपको गोपाल देव देखने के लिए मिल जाता है। वहीं फड़ी नाग वंशीय शासकों के एक क्रम में भी आपको गोपाल देव नामक देखने के लिए मिलता है। देखिए डिटेलिंग देखिए, सोमेश्वर देव, कन्हड़ देव, जयसिंह देव ये बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित हैं, जबकि जो गोपाल देव हैं ये आपके कवर्धा के फड़ी नागवंश, मैंने बताया ना ये कलचुरी वंश में भी थे, और आपके कवर्धा के फड़ी नागवंश में भी गोपाल देव देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो निम्नलिखित कथन को पढ़िए। क्या कथन पढ़वा रहा है भाई, देखो सीजीपीएससी की खासियत एक ये है ना कि ये कथन बहुत पढ़वाता है। क्या बोल रहा है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया था। कहा गया था कि नहीं कहा गया था, बिल्कुल कहा गया था। दूसरा बोल रहा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ठीक। तीसरा बोल रहा है, इसने राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह ग्रहण मोक्ष की नीति अपनाता था, हम देख चुके हैं इसके बारे में, है ना, जिसके तहत वो किसी भी साम्राज्य को जीतने के बाद उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता था, बल्कि वहाँ के जो राजा होते थे उसको वापस कर देता था। ठीक, तो तीसरा नहीं होगा। तो जिसमें तीसरा उसको एक लाइन से काट दो, तो तीसरा सभी में है, सिर्फ बी में नहीं है, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, देखिए 29 बोल रहा है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में, प्रश्न देखो ये रहा 29, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। देखो ये प्रश्न ना बहुत बार आया हुआ है, इसको स्टार मार्क आप लगा लेंगे। ठीक, क्या बोला जा रहा है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे, अंग सम्मिलित थे। समझ रहे हो, भाग का मतलब है बहुत सारे प्राणी के अंग को जोड़ जोड़कर यह मूर्ति बना हुआ था। तो इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है, तो याद रखेंगे बच्चे, इसको ताला गांव में रखा गया है, और रुद्र शिव की मूर्ति इसको कही जाती है, नाम दिया गया रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक है, ये बहुत सारे प्राणियों के अंग को मिला करके बनाया गया है, और कहाँ मिला ये, तो ताला गांव में मिला है। याद रखना है आपको इस प्रश्न को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं, देखिए, तो फिर से वही राजवंश वाला आ गया कि कौन से राजवंश से कौन सा सम्मिलित है। मैं बताई हूँ ना, ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आपको हर एक शासक का नाम याद रखना पड़ेगा जो कि जिस जिस राजवंश से संबंधित है। जैसे कि नल वंश से कौन संबंधित है, तो देखिए नल वंश से आपके स्कंदवर्मा संबंधित है। वहीं पर हम बात करें सरबपुरी, तो जहाँ ही सरबपुरी आ जाए, उसके बाद फिर पांडु वंश की बात करो तो पांडु वंश से आपका तिवर देव सम्मिलित है। सोमवंश की बात कर लेंगे तो सोमवंश से भी आपके
शिवगुप्त संबंधित है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। नल वंश की बात करें तो नल वंश में मैंने स्कंद वर्मन आपको बता ही दिया है, ठीक। शिवगुप्त की बात हो गई है हमारी, शिवगुप्त किससे संबंधित है, तो आपके सोमवंश से संबंधित है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना है, ये ऐसे ऐड हो जाएगा और एक मात्र ये बचा है जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। तो स्कंद वर्मन आपके नल वंश के शासक थे। सुखदेव राज ये आपके सरभ वंश से संबंधित है। सरभ वंश से कौन संबंधित है, तो एक तो प्रसन्न मात्र का नाम आपको याद रखना है, वहीं सुखदेव राज का नाम भी आप याद रख सकते हैं। पांडु वंश की बात करें तो तिवर देव का नाम आपको याद रखना है, और वहीं सोमवंश की बात करें तो शिवगुप्त का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं सदी में यात्रा की थी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से जो बन गया है वो ये है कि वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी। तो आप याद रखेंगे बच्चे, वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा 7वीं सदी में की थी, और जब वो छत्तीसगढ़ आए तो वो सिरपुर की यात्रा किए थे, और एक और जगह का नाम आप याद रखेंगे मल्हार। मल्हार का भी यात्रा इन्होंने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ एक को आपको टिक करना है, लेकिन याद रखना है कि मल्हार का भी यात्रा इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किसके द्वारा किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कवर्धा में जो महल बनाया गया है ना, उसको डिजाइन किसने किया, निर्मित किसने किया। तो आप याद रखेंगे महाराजा धर्मराज सिंह। क्या याद रखना है, महाराजा धर्मराज सिंह। इनके द्वारा ही कवर्धा का जो महल है वो डिजाइन और निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा, धर्मराज सिंह। कवर्धा महल का नाम जैसे ही याद आएगा क्या याद रखना है आपको, धर्मराज सिंह का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो इस प्रकार से 32 क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, तो प्रश्न आपके सामने है। चीनी इतिहासकार वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी। तो सबसे पहली बात अभी तो मैंने बताया कि 7वीं सदी में आए हुए थे, सिरपुर की यात्रा की थी और मल्हार की यात्रा की थी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ मल्हार है, तो मल्हार के आंसर में ले लेना है आपको। 7वीं सदी में तो आया हुआ था, लेकिन कभी कभी ना ईयर भी पूछ लेता है, ईस्वी भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे 639 ईस्वी, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। तो हम इसको छत्तीसगढ़ अब कहते हैं, पहले इसको क्या कहा जाता था, तो पहले इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था भाई। कलिंग उड़ीसा को कहा जाता था, उज्जैनी आपके उज्जैन को कहा जाता था। खैर छत्तीसगढ़ पूछा है तो छत्तीसगढ़ का याद रख लो, सिर्फ दक्षिण कौशल कहा जाता था। और कब कहा जाता था बच्चे, तो स्पेशली रामायण काल में कौशल और दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। वहीं महाभारत के काल में जो छत्तीसगढ़ है उसको प्राक कौशल कहा जाता था। यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, सरभपुरी अमरारी कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। बहुत ही मस्त प्रश्न है बच्चे। सरभपुरी शासक जो थे, जो कि अमरारी कुल के माने जाते थे, ये कौन से धर्म का पालन करते थे। तो याद रखना है बच्चे, जो सरभपुरी के थे ये लोग वैष्णव धर्म का पालन करते थे। सरभपुरी लोग कौन से धर्म का, अमरारी कुल के जो शासक हैं वो वैष्णव धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट है 36, सरभपुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। इन्होंने जो अपनी राजधानी है ये श्रीपुर को बनाया था। और याद रखेंगे बच्चे, श्रीपुर को ही आप सिरपुर के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं कहीं पर सिरपुर रहेगा, कहीं कहीं पर श्रीपुर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सरभपुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, सिरपुर थी, या फिर आप उसको श्रीपुर के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, तो प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। फिर से वही आ गया, सेम नाम है और वंश है। तो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश से कौन संबंधित है, तो याद रखेंगे बच्चे, राजर्षि तुल्यकुल्य वंश से आपके भीमसेन संबंधित है। वहीं सरभपुरी आ गया फिर से, तो सरभपुरी याद आया तो मतलब प्रसन्न मात्र आपको याद होना चाहिए। पांडु वंश से याद आया मतलब महाशिवगुप्त तो याद रहेगा ही, और भवदत्त वर्मा नाम के नल वंश से संबंधित है, ठीक है। इसी के पिता थे व्याघ्रराज, जिसको जब समुद्रगुप्त ने हराया तो व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी, नल वंश के शासक थे। यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं, देखिए फिर से वही प्रश्न है, क्या नहीं थोड़ा अलग है। भवदत्त वर्मा तो नल वंश से संबंधित है, प्रसन्न मात्र सरभपुरी महाशिवगुप्त पांडु वंश से, और व्याघ्रराज आपके नल वंश से संबंधित है। बता दी मैं ऐसे ही आपको, तो जिस प्रकार से मैं बोल रही हूँ बिना रुके एक फ्लो में, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से प्रिपरेशन आपका रहेगा बच्चे, तो 100% चांसेस है, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो अब इतने सारे वैकेंसीज आए हुए हैं, उसमें कोई भी वैकेंसी में ये नहीं होगा आपका कि छत्तीसगढ़ से आपका प्रश्न ना पूछ रहा हो। इससे हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो इस तरीके से पढ़िए कि आपको बार बार अगर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से पेपर है, तो आपको इसको लेकर डर ना रहे आपके मन में कि यार मैंने सीजी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। तो एक बार पढ़िए, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 में फिर से वही है, आएगा ही आएगा बच्चे, वंश और जो शासक है उसके नाम आएगा ही आएगा, इसलिए आप इस चीज को रट्टा मार लो। तो नल वंश से संबंधित कौन है आपके, तो भवदत्त वर्मन नल वंश से संबंधित है। वहीं सरभपुरी फिर से आ गया, तो सरभपुरी आया मतलब प्रसन्न मात्र याद रखना है। पांडु वंश में हर्षगुप्त याद रखना है, क्योंकि जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है इसी के पिता थे हर्षगुप्त। इन्हीं की याद में इनकी पत्नी वशाटा देवी ने सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, जिसको विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और बच गया आपका सोनपुर का सोमवंश, तो ये महाभवगुप्त से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? याद रखना है बच्चे, सरबपुरी राजवंश का एकमात्र शासक था जिसका नाम था प्रसन्नमात्र। ठीक है, ये प्रसन्नमात्र ही है जिसने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे और इन्होंने एक शहर भी बसाया जिसको नाम दिया प्रसन्नपुर। ठीक है, और जो प्रसन्नपुर है उसको वर्तमान में हम मल्हार के नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो सरबपुरी राजवंश के जो शासक है उसका नाम है प्रसन्नमात्र। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, साथ में इन्होंने एक शहर बसाया अपने नाम पर और नाम दिया प्रसन्नमात्र। ठीक है, जिसको वर्तमान में हम वर्तमान के क्या मल्हार के नाम से जानते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे कि सोने व चांदी के पानी चिढ़े सिक्के चलाए थे। यह भी पूछ लेता है कि जो प्रसन्नमात्र ने सिक्के चलाए थे वो कैसा था? स्वर्ण के सिक्के थे, सोने के थे, चांदी के भी थे। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 40 क्वेश्चन हमारा हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को। देखिए, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? यह जो बात है ना, ये लिखा किसमें गया है? तो मैं आपको जब लास्ट क्लास पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त से संबंधित एक रचना है जिसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना हरिशेन ने किया था। हरिशेन कौन है बच्चे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और इसी रचना में उन्होंने बताया कि जो समुद्रगुप्त हैं जब वो दक्षिण की यात्रा पर गए थे तो दक्षिण कौशल में महेंद्र सेन जो राजा था, जो शासन कर रहा था वकाटक वंश का, उसको उन्होंने पराजित किया था। क्लियर? और साथ में उन्होंने नल वंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित करके व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। यह बात भी उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। तो ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं अलग अलग तरीके से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ के कौन थे? अब देखो, जब फिर से वही सेम प्रश्न है, समुद्रगुप्त जब आए छत्तीसगढ़ जीतने के लिए तो वो यहाँ कहाँ कहाँ को जीते थे? तो दक्षिण कौशल को जीते थे, तो कौशल एक हो जाएगा आपका, और दूसरा आपके बस्तर वाले संभाग को जीते थे तो जिसको क्या कहा जाता है? महाकांतार कहा जाता था। तो अ और सा आपका सही हो जाएगा, और सा कहाँ है? सी है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब दक्षिण कौशल में महेंद्र सेन शासन कर रहे थे, वहीं नल वंश में व्याघ्रराज शासन कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? आया हुआ है प्रश्न, मेंस में पूछा था 2011 में। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिकेट भी किया गया है। तो सीजीपीएससी मेंस यह प्रश्न आया हुआ है कि सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? तो याद रखेंगे, सरबपुरी ताम्रपत्र पर ताम्रपत्र का चित्र नहीं होता था। मतलब ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? तो जो जारी करने वाला है ना उसका फोटो नहीं बना होता था, बस बाकी सब कुछ होता था। सब कुछ होता था मतलब क्या होता था? तो ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, कब जारी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जारी करने का स्थान, कहाँ से जारी हो रहा है, ताम्रपत्र का लेखक और उत्कीर्णन का नाम, मतलब लिख कौन रहा है और लिखवा कौन रहा है, ये भी यहाँ पर होता था। सिर्फ चित्र नहीं बना होता था, तो ताम्रपत्र पर चित्र जो है नहीं बना होता था। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए 44 क्या बोल रहा है? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? तो याद रखेंगे, प्राचीन काल में जो छत्तीसगढ़ है वो आपके दक्षिण कौशल के क्षेत्र में आता था, या उसको दक्षिण कौशल ही कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राज धर्म कौन सा था? पहले भी देख चुके हैं इस प्रश्न को, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? देखो बच्चे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो सभी आए हुए हैं आपके एग्जाम में, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो याद रखेंगे वो कौन से वंश के शासक हैं जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? तो बच्चे ये सोम वंश के शासक थे। ठीक है, याद रखना है। तो सोम वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इस वंश के संस्थापक सिंहराज माने जाते थे। ठीक है, क्या कहते थे इसको? तो वंश के जो संस्थापक हैं वो सिंहराज थे। कौन से वंश के? तो सोम वंश के जो संस्थापक हैं वो सिंहराज थे। इस वंश की समाप्ति संभवतः कचूरी एवं ओडिशा के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा की गई थी। तो यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं? देखो, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। गलत है जी, सिरपुर का मंदिर पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनवाया था, है ना। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, ये सही है। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ीनांग वंश से संबंधित है। तो आपको क्या सही लग रहा है? तो अ तो बिल्कुल गलत है, अ गलत हो जाएगा आपका। ब और स सही है, क्योंकि प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट कहा जाता था और भोरमदेव मंदिर में जो शिलालेख है ये फड़ीनांग वंश से संबंधित है। क्यों? क्योंकि भोरमदेव का मंदिर ही फड़ीनांग वंशों ने बनवाया था, इसलिए सी भी आपका सही हो जाएगा। तो ब और स सही है। तो ब और स किधर है? सी, सी ऑप्शन दिख रहा है ना, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था, बिल्कुल सही। सर्वपुरी वंश के राजा प्रसन्नराज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, जिसको अभी मल्हार कहते हैं हम, ये बताइए ना मैं आपको। ब भी सही है। फिर बोल रहे हैं पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, ये भी सही है। मतलब तीनों ही आपका सही हो जाएगा, अ ब स। तो आंसर ए आपका सही
सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, देखो तो कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखेंगे बच्चे, प्रश्न में बोल क्या रहे पहले तो ये समझ जाओ। तो कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य है जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो सांची का अभिलेख है, राजिम अभिलेख है, मंदसौर का अभिलेख है या उदयगिरी का अभिलेख है। तो याद रखेंगे बच्चे, छत्तीसगढ़ से संबंधित एकमात्र अभिलेख है जो कि राजिम का अभिलेख है। तो याद रखना है राजिम का अभिलेख। तो ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण है तो राजिम अभिलेख आपको याद रखना है। अब ये राजिम अभिलेख किसने लिखा है, जिसने राजिम का राजीलोचन मंदिर बनवाया। तो किसने बनवाया था, नलवंशी शासक विलास तुंग ने ही राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी, फिर से जोड़ी मिला दिया, चलो बताओ। सर्वपुरी आ गया मतलब प्रसन्न मात्रा में मिक्स कर दो, पांडु आ गया मतलब महाशिवगुप्त बालार्जुन में मिक्स कर दो, नलवंश आ गया मतलब भवदत्त वर्मन में मिक्स कर दो, और सोमवंश आ गया मतलब जगदेव भूषण में मिक्स कर दो। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें बताना क्या था आपको, तो देखो एक मिनट, इसमें बताना ये है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, ये बताना था ना, हम तो सबको सुमेलित ही कर दिए। तो सुमेलित कौन सा है, तो बी आपका सुमेलित है, महाशिवगुप्त बालार्जुन इससे संबंधित है ना। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, अब आपको ये बताना है। चलो बता दो जल्दी से। तो सरगुजा से रक्सेल चौहान, ये तो सुमेलित है भाई। बस्तर में काकतीय वंश शासन करते थे, ये भी सही है। कवर्धा में राजगोड़ शासन करते थे, ये भी सही है। राजनांदगांव में कुशवाहा शासन करते थे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राजनांदगांव में ना बच्चे बैरागी शासन करते थे, बैरागी, कुशवाहा नहीं, बैरागी शासन किया करते थे। तो याद रखना है, इसी वजह से डी जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। मेंस में भी पूछा गया, पीएससी में भी पूछा गया। ठीक है, 2010 में आए हुए हैं, तो याद रखना है आपको। सरगुजा के रक्सेल चौहान सही है। बस्तर में काकतीय वंश शासन किया है। कवर्धा में राजगोड़ ने शासन किया, लेकिन राजनांदगांव में बैरागी शासकों ने शासन किया है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए यह स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं ना, जब आ गया तो जितना भी प्रश्न बने। देखिए, निम्नलिखित में राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही कालक्रम। अब ये देखो, ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं ना तो भेजा हो जाता है खराब, तो आपको कालक्रम यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था, तो याद रखेंगे बच्चे, सबसे पहले सर्वपुरी वंश, नहीं, सबसे पहले तो राजर्षि तुल्यकुल वंशी आया था। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर राजर्षि तुल्य के बाद नल वंश आया था। नल वंश के बाद कौन आया था, तो नल वंश के बाद आपके सर्वपुरी वंश आए थे, और लास्ट में आपका चक्रकोट का नाग वंश आया था। याद रहेगा, सबसे पहले वाला याद कर लो और दूसरा याद कर लो, बस फिर बाकी चीजें खत्म। तो सबसे पहले राजर्षि तुल्य कुल्य वंश और उसके बाद नलवंश, राजर्षि तुल्य नलवंश, राजर्षि तुल्य नलवंश, दो ठो याद हो गया ना, फिर बाकी चीजें आपसे अपने आप बन जाएंगी। उसके बाद सरबपुरी वंश आया था, फिर चक्रकोट का नागवंश आया था। ठीक, रतनपुर का कौन सा प्राचीन नाम, क्या बोल रहा है, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है, तो याद रखेंगे रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबापुरी। क्या हो जाएगा, अंबापुरी। तो रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है, तो अंबापुरी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि रतनपुर को रत्नावली भी कहा जाता था, मणिपुर भी कहा जाता था, रत्नपुर भी कहा जाता था और हीरापुर भी कहा जाता था, लेकिन कभी भी अंबापुरी नहीं कहा गया। देखो, रतनपुरी एक ऐसा जगह है जो कि आपके चारों युग में विद्यमान था, अलग अलग नाम से जानते थे इसको, मणिपुर, मणिकपुर, हीरापुर तथा रतनपुर के नाम से जाना जाता था। इसको कुबेरपुर भी कहा जाता था, इवन चतुर्युगपुरी भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी बन जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था। फिर से वही प्रश्न रिपीट हो रहा है बच्चे, महेंद्र सेन। याद रखना है आपको डी, क्वेश्चन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, तो सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है बच्चे, चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के कहाँ से मिली है, तो रायगढ़ जिले के बालपुर से मिला है। याद रहेगा अपने को क्या, सातवाहन काल में। अच्छा, यहाँ पर इस बात को लेकर के मतभेद है थोड़ा सा, कुछ लोगों का मानना है कि बालपुर रायगढ़ में पड़ता है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो बालपुर है वो आपके जांजगीर चांपा में पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए, आपको जो सोर्स से सही आंसर मिल जाए। फिलहाल के लिए याद रखना है कि सातवाहन नरेश अपीलक की जो मुद्रा है वो कहाँ से मिली है, तो बालपुर से मिली है, और वहीं सातवाहन के रोम के जो सोने के सिक्के हैं वो आपके चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं, कुषाण के जो सिक्के हैं बच्चे वो बिलासपुर से मिले। ठीक है, और बिलासपुर में भी कहाँ, तो बिलासपुर
बिलासपुर के अंतर्गत जो खरसिया क्षेत्र के ग्राम तेलीकोट से तथा बिलासपुर से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रहेगा कि आपको रायगढ़ हो गया और बिलासपुर हो गया, दोनों जगह से आपके कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा। तो बिलासपुर से आपके कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट है रिद्धि ताम्रपत्र और केसड़ी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो देखो, नल वंश के विषय में जो रिद्धिपुर है ना, रिद्धिपुर, केसड़ी बेड़ा, पंडिया पाथर, पोड़ागर, राजिम के अभिलेख, ये सब की जानकारी मिलती है। किससे संबंधित है, नल वंश से संबंधित है। तो नल वंश से ही आपका रिद्धिपुर ताम्रपत्र भी सम्मिलित है, वही केसड़ी बाड़ा भी है, उसमें आपका पंडिया पाथर अभिलेख भी मिल जाएगा, राजिम के अभिलेख भी मिल जाएंगे, ठीक है, पोड़ागढ़ का अभिलेख भी मिल जाएगा। और इसके अलावा इनमें से राजिम के अभिलेख को छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो हम ऊपर में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का सीरीज खत्म होता है। आई होप आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ आई होंगी। बच्चे, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, मैटर नहीं करता कि तरीका कौन सा है। ठीक है, अगर आपके अंदर जुनून है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्वेश्चन कवर करने हैं, तो आपको मैटर नहीं होना चाहिए कि मैडम सामने आकर के पढ़ा रही हैं, बोर्ड से पढ़ा रही हैं या फिर ऐसे पढ़ा रही हैं। बस एक विश्वास बना करके रखिए कि मैडम जो भी कंटेंट आपको देंगी वो सही ही कंटेंट होगा और एग्जाम में आने लायक प्रश्न ही होंगे। अगर आपको ऐसा विश्वास है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने वीडियोस आपके लिए डाला जा रहा है, बाहर हूँ फिर भी आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ, मतलब समझ रहे हो कि मुझे भी आपके एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो इसी के साथ हमारा स्लाइड यहीं खत्म करते हैं। अगर समझ आया क्वेश्चन का लेवल, लाइक जरूर से करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन। गुड नाइट एवरीवन।